बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिर्फ MTH का जलजीरा जीरा सिर्फ। जीरा सिर्फ असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। आज बुलेटिन में सब और दर्शकों, आज तमाम बड़ी और अहम खबरें आपको बताएं उससे पहले आज एक और तस्वीर सामने आई है। कल हमने आपको दिखाया था एक कुत्ते ने हमला किया एक दंपत्ति पर, पिटबुल का अटैक। आप देखिए दर्शकों, ये आदमखोर जानवर जिसे पालना ठीक नहीं होता है, पिटबुल कई लोगों को काट चुका है, लेकिन आज जो तस्वीर आप देखेंगे आप समझ पाएंगे कि यह कितना खतरनाक है। दिखाइए जरा पिटबुल कैसे हमला करता है, आखिर तक नहीं छोड़ता है। कितना खतरनाक था ये। ऐसे पिटबुल से और ऐसे आवारा कुत्तों से आपको सावधान रहना है। बारह आज की पहली बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। आज सदन में ऐसा हंगामा हुआ दर्शकों जिसकी उम्मीद नहीं। आपको पता है आपके करोड़ों रुपए जो आप पैसा देते हैं उससे संसद की कार्यवाही चलती है, लेकिन मॉनसून सत्र में एक भी दिन काम नहीं हुआ तो आप सोचिए आपका करोड़ों का नुकसान हो चुका है। देखिए कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहे। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? आवालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। दर्शकों आपको दिखाते हैं आज जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई क्योंकि FCRA पर जबरदस्त हंगामा होता रहा, नीट पर हंगामा होता रहा। सुनवाइए जरा। माननीय सदस्य ठीक माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों के द्वारा अभी स्थगन प्रस्ताव आ जाने दीजिए। आप बैठ जाएं। निशिकांत जी आप बैठ जाएं। आप लोग भी बैठ जाएं। मैं निशिकांत दुबे जी को भी कह रहा हूं बैठ जाएं।
निशिकांत जी आप बैठ जाएं, सतीश जी बैठ जाएं, आप सब लोग, दर्शन जी बैठ जाएं। अब ये बैठ गए, आप भी बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। मैं पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ले रहा हूं, जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय दिया है। आप सभी लोग बैठ जाएं। मैं अध्यक्ष जी की द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया, मैं उसका उल्लेख करने जा रहा हूँ। अखिलेश जी आप बैठ जाएं। माननीय कई सदस्य गणों ने विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप बिल में मत आइए। आप पहले देखा दर्शकों, आपने जगदम्बिका पाल लगातार समझाते रहे, उसके बाद जेपीसी को एफसीआरए भेज दिया गया। दिखाइए जरा इसे भी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया और इसके बाद इसे जेपीसी को भेजा गया है। अधिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों, जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए, और राज्यसभा के 10। लेकिन दर्शकों, इस पर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। अखिलेश यादव लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो आज मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। दोनों को सुनवाइए। विपक्षी लोग हैं। सभापति जी, बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको, मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय। सभापति महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं। सभापति महोदय, इसीलिए सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ, कौन सा बिल लेकर के आए आप? श्री टी आर बालू जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोविजन इन द प्रपोज्ड एफसीआरए टारगेटिंग एनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। अंदर भी हंगामा होता रहा और बाहर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। एनडीए के सांसद और इंडिया अलायंस के तमाम सांसद पहुंचे। दिखाइए जरा इसे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी। लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा, एफसीआरए बिल इसलिए लाया जा रहा है कि अगर फॉरेन से कोई फंडिंग आती है, विदेशों से आता है पैसा, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे। अब आप ये बताइए कि इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? आखिर क्यों इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? बताऊंगा दर्शकों आपको, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कैसी वेणुगोपाल जी, राहुल गांधी हाय हाय। जो सरकार एफसीआरए ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं। अखिलेश की बेचैनी बता रही है कि विदेशी फंडिंग पर प्रहार से विपक्ष में कैसे हाहाकार मचा है। सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पे और डिटेल डेलिब्रेशन और डिस्कशन हो जाए, इसलिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। जंतर मंतर के नाम पर शुरू हुआ विपक्षी बवंडर आज एफसीआरए तक जारी रहा। न सदन चलने दिया, न काम होने दिया, बस जनता के पैसे हंगामे में फूंक दिए। सदन के अंदर जो सीन था, उससे भी बड़ा दंगल सदन के बाहर। सबके अपने मुद्दे, अपना एजेंडा और अपनी सियासत दिखी। झारखंड के छात्रों पर लाठियां चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। न मुद्दों पर चर्चा हुई, न रांची पर राहुल ने हिसाब दिया। सदन हंगामे की भेंट तो चढ़ा, लेकिन सरकार मिशन से भटकी नहीं। एफसीआरए को जेपीसी में भेजकर उसके फाइनल होने का रास्ता साफ कर दिया। कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए।
कल संसद का आखिरी सत्र है। सवाल सिर्फ एक, क्या आखिरी दिन भी राहुल की बाल हट चलेगी या जनता के करोड़ों रुपए फूकने के बाद संसद में कुछ काम किया जाएगा? सोचिए दर्शकों, सवाल तो यही है कि आपके और हमारे टैक्स के पैसे का क्या उपयोग है? कोई भी उपयोग नहीं है दर्शकों, क्योंकि संसद में एक भी दिन काम नहीं हुआ है। अब सोचिए इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा हो रहा है। ये आप देखिए, आज भी इंडिया अलायंस के सांसदों ने हंगामा किया। मॉनसून सत्र का 18वां दिन भी दर्शकों हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष की बेचैनी की वजह लोकसभा में एफसीआरए का प्रस्ताव बना। आपको बताऊं, विदेशी फंडिंग पर निगरानी वाला बिल आज सदन में पेश हुआ। दर्शकों, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में एफसीआरए का विधेयक पेश किया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने एफसीआरए का विरोध जताया, ये आप देख रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने एफसीआरए को समीक्षा के लिए जेपीसी में भेजा है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल पर विस्तार से चर्चा करेगी। इस कमेटी में 31 सदस्य हैं दर्शकों, और 21 सदस्य लोकसभा और 10 राज्यसभा से होंगे। जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में ही अपनी रिपोर्ट देनी होगी, फर्स्ट वीक में। एफसीआरए के विरोध में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने कहा विपक्ष को यह बिल मंजूर नहीं है। अखिलेश यादव ने तर्क दिया, दर्शकों सुनिए जरा। वो कहते हैं यह बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, जिसके जवाब में किरण रिजिजू ने अखिलेश यादव को बिल पढ़ने की सलाह दी। एफसीआरए के सेक्शन 14B और 16A के साथ सेक्शन 16B पर विवाद है दर्शकों, जिसमें लाइसेंस रद्द करने से लेकर संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण तक की बातें हैं। आपको बताऊं, इसीलिए विपक्ष परेशान हो रहा है, क्योंकि उन्हें फॉरेन फंडिंग पर आए एफसीआरए बिल से दिक्कत है। सुनिए जरा। जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको। देखिए, एफसीआरए है, क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजना बने। बिल पढ़ने से पहले एक राय बना ली है विपक्षी। राहुल गांधी ने कसम खा रखी कि हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेंगे। उनका काम है हर बिल पर जो देश के हित में आए उस पर कंफ्यूजन पैदा करना। किसके दबाव में क्या हो रहा है ये, कल इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जेपीसी में भेजा गया है, किसके दबाव में भेजा है, वही तो, इस पर ही तो कल चर्चा करेंगे। ये कि ये बिल वापस लेनी चाहिए। कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि ये जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने कहा कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। जिस तरीके से आप मतलब एफसीआरए को यूज करके, इसको पॉलिटिसाइज करके आप हर 2 साल में एक अमेंडमेंट लाके चीजें करते हो, उसका तो कोई फायदा है? नीट में भी तो वही हुआ। लेकिन दर्शकों, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है और सरकार ने जेपीसी पर भेज दिया है। इसको लेकर हमने कानून के जानकारों से भी बात की, वो क्या कहते हैं सुनिए। पार्लियामेंट द्वारा गठित एक कमेटी होती है, जिसको पार्लियामेंट कोई मोशन लाकर एक कमेटी बनाती है, जिसको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी कहते हैं, जिसमें सारे दलों के लोग, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, सारे दलों के सांसद शामिल किए जाते हैं। कोई ऐसा विषय जिसमें आम सहमति नहीं बन पा रही सांसदों की, या किसी ऐसे विषय में जिसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो, डिटेल ऐसे जानकार लोगों की ज़रूरत हो, तो ऐसे सांसदों की एक कमेटी बनाई जाती है जो अपनी एक डिटेल रिपोर्ट संसद में सबमिट करते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट फैसला ले सकती है। लेकिन दर्शकों, एक गजब की जंग आज देखने को मिली। ये जंग थी गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे थे कि आइए, कौन चर्चा करना चाहता है, हम भी तैयार हैं चर्चा की, हम भी कहेंगे आप सुनेंगे, आप भी कहिएगा हम सुनेंगे। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए चर्चा को दर्शकों, और राहुल गांधी ने कहा कि हमें किसी की कोई बात नहीं सुननी, और इसको लेकर जबरदस्त बयानबाजी भी होती रही। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा से। आज दर्शकों, हंगामे पर किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि हम हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सुनिए। हम लोग सभापति महोदय
मेरा अनुरोध है, जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार है। बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और दो जबरदस्त हंगामा होता रहा। किरण रिजिजू कहते रहे कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 3 बजे भी वक्त तय किया गया दर्शकों, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष भाग निकला। लेकिन असली जंग चल रही थी दर्शकों आज गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच। 18 दिन से विपक्ष अपना एजेंडा चला रहा था, वो आज ध्वस्त हो गया है दर्शकों। विपक्ष लगातार सदन में नीट पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज राहुल गांधी को चैलेंज दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चलिए ठीक है, मैं नीट प्रदर्शन पर हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं सबको यहीं बैठकर सुनूंगा, कल 3 बजे जवाब देने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी और नीट के साथ साथ प्रदर्शन पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की। लेकिन 3 बजे दर्शकों चर्चा का समय होते ही विपक्ष सदन में हंगामा करने लगा। हंगामे का मतलब तो यही निकला कि विपक्ष कोई चर्चा नहीं चाहता था। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है, कि राहुल गांधी ने कहा। राहुल ने पूछा, पहले यह बताएं कि जंतर मंतर पर गोलियां किसने चलवाई। हालांकि राहुल गांधी ने सवाल तो पूछ लिए, लेकिन जवाब सुनने तक वो सदन में नहीं रुके और उसके बाद चले गए। यानी ये मसला अब दर्शकों सिर्फ और सिर्फ सियासी बचा है। सुनिए। विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। लेकिन दर्शकों, कुल मिलाकर एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपका जो पैसा था, टैक्स का पैसा जिससे संसद चलती है, करोड़ों रुपए लगते हैं दर्शकों, लेकिन वो सब कुछ पानी में चला गया है, संसद में कुछ नहीं हुआ। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए। अतीक का बेटा है दर्शकों अबान, जिसके हादसे में मौत हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही कि उसकी गाड़ी पलटी नहीं, पलटा दी। समाजवादी पार्टी ऐसे आरोप क्यों लगा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और पुलिस का क्या कहना है, आज आपको एक एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जिस वीडियो को लेकर सवाल उठे, उसकी एक झलक आप देखिए। ये सम्मान भी आपको मिट्टी में मिला देंगे। इस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया।
तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश। अब दर्शकों, समाजवादी पार्टी इस वीडियो को कह रही है, ये आप देख रहे हैं, ये वीडियो है, दावा किया जा रहा है दर्शकों, अभी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें दावा किया गया कि ये अबान का वीडियो। दिखाइए जरा, इसे पूरा दिखाइए इस वीडियो। देखा दर्शकों आपने कैसे ये गाड़ी पलटी। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों हुआ क्या था। ये गाड़ी जा रही है, आपने देखा दर्शकों, ये गाड़ी ओवरटेक करती है। जब भी आप ओवरटेक करते हैं आप अपने सेंसेस में रहते हैं, लेकिन ओवरटेक करने के बाद ये डिवाइडर की ओर जाती है। अब आप सोचिए, डिवाइडर की ओर जाती है, कोई रोकता भी नहीं है। स्पीड इसकी ज्यादा थी, पहले भी ओवर स्पीडिंग के चालान कटे, लेकिन आप देखिए संतुलन भी कहीं नहीं बिगड़ता, थोड़ा सा आखिर में बिगड़ता है और फिर ये जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है। इसको दिखाइए जरा, हमारे दर्शकों को फुल वीडियो दिखाइए। मानसरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। ये जवंत को छोटा ना समझिएगा, देख रहे हैं वही सभा में। देखा दर्शकों आपने, कितना खतरनाक ये हादसा था, लेकिन राम गोपाल यादव को ना जाने क्यों लगता है कि ये हादसा नहीं है। इस हादसे में अबान की मौत हुई थी, लेकिन राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश के चाचा कह रहे हैं कि अबान को मारा गया। सुनिए जरा वो क्या कहते हैं। 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया। तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। उनका तात्पर्य था अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ दर्शकों, और अबान को भी मारा गया। इससे पहले दर्शकों माफिया की फैमिली से पहले भी समाजवादी पार्टी हमदर्दी दिखा चुकी है। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों आखिर कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं और क्या सफाई दी जा रही है। यूपी पुलिस ने बताया कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, लेकिन राम गोपाल यादव कहते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये तो आप पक्का जान लीजिए। पुलिस कहती है कि हादसे में ही मौत हुई है, ये पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन राम गोपाल यादव कहते हैं कि यह हादसा नहीं है, अबान को मारा गया है, यह अतीक का बेटा है। स्पीड ज्यादा थी, बाकायदा वीडियो में नजर आ रहा है, और इससे पहले भी इसके ओवर स्पीडिंग के चालान है दर्शक, लेकिन जानबूझकर हादसा कराया गया, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। अब दर्शकों सोचिए जरा, माफिया की मौत हो चुकी है, उसके बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, और उसका एक बेटा हादसे में मारा गया, शाइस्ता फरार है। इन सब पर समाजवादी पार्टी आखिर क्यों सियासी रोटी सेक रही है, दिखाऊंगा आपको, उससे पहले रिपोर्ट। योगी के माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में असद का एनकाउंटर हो गया। कुख्यात माफिया अतीक अशरफ को सुपारी किलर ने ठोक दिया, और अब अबान की सड़क हादसे में मौत की थ्योरी मर्डर पर जा अटकी है। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए, यह हादसा नहीं हत्या है। लोगों का झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। पहले अतीक के मर्डर पर सवाल, अब लाडले अबान के एक्सीडेंट पर सवाल, जिसके डाउट यूपी पुलिस पहले ही क्लियर कर चुकी है। ड्राइवर जायद से भी बात किया, उनका कहना है आग की झपक लग गई, उसके वजह से ये घटना हुई है। बाकी वहाँ पे जो हमारे घटना के जगह पे जो लोग पहले मौके साक्ष्य है, जिन्होंने पहले मदद किया बाकी लोग निकालने के लिए और जो घायल लोगों को हॉस्पिटल भेजने के लिए, उनसे भी बात किया है। मेनली यही है कि गाड़ी बहुत तेज गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर ये जो है वहाँ के बड़ा डिवाइडर को टक्कर मार दी। मैसेज साफ है, हादसे की वजह ओवर स्पीडिंग है, लेकिन अखिलेश राम गोपाल यादव को इस हादसे पर भी यकीन नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हादसे में अतीक का बेटा मारा गया, क्योंकि योगी माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की कसम खा चुके हैं, या फिर हादसे को हत्या बताने के पीछे कोई सोची समझी रणनीति है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, अतीक के बेटे की गाड़ी पलटी और समाजवादी पार्टी को लगा कि इसमें तो सियासत है।
लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर अतीक के बेटे की गाड़ी पलटी कैसे। ये आप देखिए, तेज रफ्तार थी, डिवाइडर से टकराई और हादसे का शिकार हो गई। झांसी में अतीक के बेटे के हादसे में मौत का फुटेज आ गया है, जिसमें अबान की कार ओवर स्पीडिंग की वजह से ओवरटेक करते हुए अनियंत्रित हुई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी दर्शकों कि कई फीट तक गाड़ी हवा में उछल गई। हादसे के वक्त एक और कार ठीक उसके पीछे से गुजर रही थी, जिसके डैश कैमरे में पूरी की पूरी घटनाक्रम को उसने कैद किया और उसे अपलोड कर दिया। आपको बताएं दर्शकों, डैश कैम में जो पूरी घटना कैद हुई है उसमें सामने क्रेटा कार चल रही है, कुछ ही पल में वो बेकाबू होती है, कुछ इसी तरह से। इसके बाद कार डिवाइडर से टकरा जाती है, जैसा आप यहां देख रहे हैं। इस हादसे में अतीक के बेटे अबान और एक अन्य की मौत हो जाती है, जबकि गाड़ी में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हादसे की कई वजह हो सकती हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक मामला हाई स्पीड पर कंट्रोल खोने का है। हाईवे पर तेज रफ्तार में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। पुलिस भी कह चुकी है क्रेटा की स्पीड करीब 100 के पार थी, उससे ज्यादा ही थी। ऐसे में एक पल के लिए ध्यान भटकना भी एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। दूसरी वजह दर्शकों सुनिए ध्यान से, सड़क पर जरा सी नमी या हाईवे पर एक ईंट भी अगर पड़ी होती है तो आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। टक्कर से ठीक पहले अचानक स्टीयरिंग मोड़ने का कारण बन सकता है, यह हमने देखा है। एक एसयूवी जो स्पीड बहुत ज्यादा है उसकी और आखिरी सीमा में चल रही थी, अगर सबसे खराब सतह पर वो चलती है, अचानक उसे मोड़ दिया जाए तो संतुलन भी खो जाती है, जैसे अतीक के बेटे अबान के साथ हुआ है और वीडियो में वो दिखाई भी देता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ऑटो एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कहते हैं और अलग अलग तरह से इस पर आरोप लगाने वाले क्या कहते हैं, सुनिए जरा। अबान रोड एक्सीडेंट केस में जिस तरह से वीडियो सामने आया है, इससे कुछ डिस्ट्रैक्शन या मिस जजमेंट का ज़्यादा आइडिया दिखता है। अगर हम पहले देखें तो गाड़ी कोई डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। अगर नींद में जब गाड़ी होती है तो गाड़ी डिफ्लेक्ट करती है, तो उसमें उस हिसाब से नींद का से ज़्यादा मिस जजमेंट का इसमें सीन दिखता है। हो सकता है वो किसी कारणवश गाड़ी को साइड पे लगाना चाहते हो, और क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी और वो कच्चे पे चढ़ गई, और कच्चे पे क्योंकि शोल्डर रोड नहीं बना हुआ तो शोल्डर रोड के इमीडिएटली आफ्टर कंक्रीट का बैरियर था, और जिससे वो गाड़ी बहुत स्पीड में टकराई और उसके बाद में ये हादसा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि हाल ही में हुए एक दुर्घटना से संबंधित बताया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी के निर्देशानुसार उक्त वीडियो की ऑथेंटिसिटी एवं स्रोत की जांच कराई जा रही है। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, पुलिस तो अभी इसकी ऑथेंटिसिटी जांच रही है। अभी पुलिस का कहना है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे वीडियो आते हैं तो जाहिर बात है जांच तो होनी चाहिए। लेकिन आरोप लगाने वाले तो लगा चुके। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये क्रेटा जो गाड़ी है जो टकरा रही है, जिसमें अतीक का बेटा सवार था, इसके लगभग 16 चालान है। ये आपको कॉपी दिखा रहा हूं, और 6 चालान सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग के। अब आप ये बताइए, जो दिन में 25 मरतबा गाड़ी तेज चला रहा हो वो हादसे का शिकार तो हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जब जेल से बाहर आया था अतीक, तब भी देखा था कि हूटर वाली गाड़ी, कई गाड़ियां उसके काफिले में चलती थी। दिखाइए जरा, इसे भी दिखाइए, दर्शकों को पता होना चाहिए कि कैसा इनका रसूख है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यह अबान के जनाजे में शामिल होने अतीक का जब बेटा आया तो आप देखिए इसका काफिला, आप देखिए दर्शकों। हालांकि इसमें पुलिस की भी गाड़ियां थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उमर की गाड़ी में कई लोग पहले भी सवार होते रहे और वो इस तरह से जेल के बाहर आता रहा है। दिखाइए जरा इसे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यह है माफिया अतीक की फैमिली। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने आपको बताया था इसमें से कौन बचा है, कौन खत्म हो गया है। लेकिन दर्शकों अब इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब इस पर समाजवादी पार्टी की निगाह है, क्योंकि वो इस पर सियासत कर रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, क्योंकि सवाल यह है कि अभी भी जो अतीक की फैमिली है
उसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार है शाइस्ता परवीन का, जो अभी तक बाहर नहीं आई। और समाजवादी पार्टी जानती है कि इस मसले का उनके वोट पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार अतीक को लेकर मुखर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में भी अतीक रह चुका है। सपा सरकार में जिस माफिया का खौफ पूरे यूपी में था दर्शकों, उस अतीक के अंत से ही परिवार के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अतीक के नक्शे कदम पर उसके परिवार ने चलने की कोशिश तो की, लेकिन हश्र यह हुआ कि परिवार का एक भी सदस्य अब एक साथ नहीं। सबसे पहले उमेश हत्याकांड में असद का एनकाउंटर हुआ, देख रहे हैं आप, बड़े बाल वाला असद। उसके बाद हमलावरों ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। बड़ा बेटा उमर और दूसरा बेटा अली फिलहाल जेल में बंद है, जबकि अतीक की इनामी बेगम शाइस्ता फरार चल रही है। इस पर इनाम है दर्शकों। लेकिन अबान की मौत के बाद फिर से सियासी सवाल खड़े हो गए। हैरानी इस बात की कि इस हादसे को हत्या का नाम दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। सपा इस घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताती है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, पहले अतीक अहमद को मारा गया, फिर उसके 2 बेटों को मारा गया और अब अबान को भी मार दिया गया। रामगोपाल यादव ने कहा, उन्हें झांसी के लोगों ने ही बताया यह हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर अतीक के तीसरे बेटे अबान को मारा गया है। जिस पर बीजेपी ने कहा, ये लोग अपराधी को संरक्षण देते रहे हैं। सपा ने अपने शासनकाल में माफियाओं को पाला पोसा है, इसलिए माफिया और अपराधी के बेटे की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। वैसे अतीक के बेटे अबान पर भी पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश के मामले में तो वहाँ तो कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो सरकार की तरफ से गुंडागर्दी हो रही है। किसी के गोली मार, हजारों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, फर्जी इनकाउंटर करके पैर में गोली मारते हैं यहाँ, जिससे वो जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो जाए। ऐसा कभी जो है इतना निर्ममता, निर्दयी कोई शासन नहीं हो सकता। हमेशा से ये लोग जो है आतंकवादियों की पैरवी किए हैं, उनको जेल से छुड़ाने की बात की है। ये लोग जितने माफिया रहे हैं प्रदेश के, गुंडा मवाली अपराधी, उन्हीं को संरक्षण देते रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसे माफिया अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उनको धाराशायी होते हुए देखती है ना, वो बहुत दर्द उठता है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार है, यहाँ कानून का डंडा पूरी निर्ममता से ही चलेगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आज एक और बड़ी खबर आई। बड़ी खबर दर्शकों आपसे जुड़ी हुई है। हमने आपको बताया था चीन कैसे आपके मोबाइल में जासूसी करने की कोशिश करता है, लेकिन अब चीनी मोबाइल कंपनियों पर डबल स्ट्राइक की है मोदी सरकार ने। कैसी स्ट्राइक है आपको दिखाते, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। चीनी मोबाइल कंपनियों पर भारत सरकार की नजर है दर्शकों। पहले चिपसेट को लेकर सवाल खड़े हुए थे, उस पर भी भारत सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन अब टैक्स चोरी और डेटा चोरी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे डबल स्ट्राइक करें। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए दर्शकों। अब मैं दर्शकों आपको दिखाता हूं वीवो, Xiaomi और ओप्पो जैसी कंपनियों पर स्ट्राइक की तैयारी है। इनका मार्केट जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। अलग अलग दुकानों में दर्शकों आप जाएंगे तो इनका बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन ये अब ईडी के रडार पर आ गए हैं। ये क्यों ईडी के रडार पर आए हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। दरअसल दर्शकों ये लोग बड़ा कारोबार भारत से करते हैं। आपको बताएं, इस बड़े कारोबार में ये भारत को बैकडोर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चीन और भारत का कारोबार तो है, लेकिन ये कैसे भारत को नुकसान पहुंचाते हैं दर्शकों, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपका जो पैसा है, मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों, सरकार ने पूरी तैयारी की, गृह मंत्रालय की तरफ से और वित्त मंत्रालय की तरफ से पूरी तैयारी की है कि भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। आइए आपको बताते हैं। चीनी मोबाइल कंपनियों पर डबल स्ट्राइक की तैयारी है दर्शकों। गृह मंत्रालय के बाद वित्त मंत्रालय की नजर भी चीनी फोन्स पर है, क्योंकि ये चीनी फोन कंपनियां भारत में बड़ा खेल कर रही हैं। एक तरफ चीन फोन से डेटा चोरी और जासूसी के आरोप में परेशान है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फोन भारत से डेटा चीन भेज रहे हैं। चिपसेट और बग के जरिए ये जासूसी को अंजाम देते हैं, जिसको लेकर पहले ही खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। दूसरी तरफ चीनी कंपनियों का मनी गेम भी सामने आ गया दर्शकों। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियां भारत को आर्थिक चूना लगा रही हैं। इसको समझिए, ध्यान से सुनिए। अब ईडी को इस टैक्स चोरी पर कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई। वहीं भारत मोबाइल सेक्टर में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। 2026 तक देश में बिकने वाले लगभग 99.2% फोन
मेड इन इंडिया है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया, लेकिन भारतीय बाजार पर अब तक चीनी कंपनियां ही राज करती हैं। यही वजह है कि चीनी फोन कंपनियां भारत के लिए डबल खतरा है। ये खतरा क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। देखिए, चीन का कानून बहुत क्लियर है। अगर आप चीन में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हैं तो जब जब सरकार आपसे जो डेटा मांगेगी आप सारा डेटा सरकार को देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो आप कानून का उल्लंघन करेंगे। तो लिहाजा इन्हीं चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से जो लगातार भारत से डेटा एकत्रित हो रहा होता है वो चीन चला जाता है। चीन में उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके तत्पश्चात जो पहलू निकल कर आते हैं उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि भारत को कैसे टारगेट किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत ने अब जो डबल स्ट्राइक करी है अपने स्ट्रैटेजी को लेकर, एक सही दिशा में सही कदम है, क्योंकि देखिए भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसको अगर सशक्त करने के लिए हमें जो कुछ कदम उठाने हैं तो उठाने पड़ेंगे। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, जिस तरह से चीनी मोबाइल कंपनियों पर एक्शन की तैयारी है उससे आप इतना समझ लीजिए कि वित्त मंत्रालय भी अब एक्टिव हो चुका है और ईडी की टीम भी इस खेल को पूरी तरह से खत्म करेगी, क्योंकि अगर गड़बड़ी की गई है तो दर्शकों एक्शन भी तगड़ा लिया जाएगा। कैसे, आइए आपको समझाता हूं। यह आप देखिए, आमतौर पर आप किसी भी दुकान में जाएंगे वो इसी तरह की रहेंगे। चीनी कंपनियों की चिंदी चोरी पर जांच में गजब खुलासा हुआ। दर्शकों सुनिए जरा इसे ध्यान से। टैक्स चोरी में वीवो, ओप्पो और Xiaomi कंपनी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अकेले वीवो ने 62,476 करोड़ भारत से विदेश भेजे। वीवो ने जितना पैसा विदेश भेजा दर्शकों वो कुल फोन की बिक्री के बराबर था। इसी तरह ओप्पो नाम की मोबाइल कंपनी ने कस्टम और जीएसटी की चोरी दर्शकों। ओप्पो ने लगभग 4,389 करोड़ के टैक्स चोरी को अंजाम दिया। सोचिए आप, इतनी बड़ी कंपनी। Xiaomi मोबाइल कंपनी भी टैक्स चोरी में किसी से पीछे नहीं है। जांच में 5,551 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी इनकी पकड़ी गई। चीनी कंपनियां दर्शकों भारत में टैक्स चोरी के लिए कई तरीके इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए चीनी कंपनियां दर्जनों शेल कंपनीज का इस्तेमाल करती हैं। वीवो के मामले में चीनी नागरिक ने भारत आकर दर्जनों कंपनियां बनाई। फिर वीवो ने बिक्री का पैसा दर्जनों शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया, जहां से वीवो इंडिया का पैसा अलग अलग चैनल से सीधे चीन चला गया। कई बार ये कंपनियां कस्टम ड्यूटी में चोरी कर भारत को भी चूना लगाती हैं। महंगे मोबाइल पार्ट्स का सस्ता रेट दिखाकर कस्टम ड्यूटी बचाई गई। हालांकि अब ईडी इन कंपनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और दर्शकों कार्रवाई ऐसी होगी कि इनसे पैसे भी वसूले जाएंगे। सुनिए एक्सपर्ट शरद कोहली क्या कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शेल कंपनीज बना के भारत से बाहर उनको अपने एसोसिएट्स दिखा के या उनको किसी प्रकार का एक हिस्सेदार दिखा के और उनको पैसे भेजे हैं। ऐसे पैसे भेजने से, क्योंकि आप जब शेयर होल्डर को पैसा भेजते हैं तो उस पर मामूली सा कई बार टीडीएस कटता है, जो प्रॉफिट पर टैक्स जाना था, क्योंकि इन्होंने उन कंपनियों को की गई पेमेंट को खर्च दिखाया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब खर्च दिखाया जाता है तो जो कॉर्पोरेट टैक्स जाना होता है उस कंपनी का, वो कॉर्पोरेट टैक्स बच जाता है और जो इसके बदले में जिस नाम से वो पैसा भेजा गया उस पर कम टैक्स लगता है। तो उन्होंने इस प्रकार से पैसा बचाया है। दूसरा, ऐसा भी देखा गया कि कुछ कंपनीज ने अपनी पेरेंट कंपनी या पेरेंट कंपनी के एसोसिएट्स या शेल कंपनीज को बना के रॉयल्टी की तरह से पेमेंट करी है। दर्शकों आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैंने कल आपको दिखाया था बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर दिया, लेकिन मुनीर और शहबाज, मैंने कहा था ना, ये रोने लगे, ये परेशान हो गए दर्शकों। और अब ये मुनीर और शहबाज अब खुद के ही देश में इतने परेशान हो गए कि बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। खबर यह है दर्शकों 9 बच्चे मारे गए और 28 लोग हैं जिनकी मौत हुई है। दिखाइए जरा तस्वीर, दिखाइए वहां से तस्वीर आई है हादसे के बाद, धमाके के दर्शकों आपको दिखाएं ये तस्वीर, आप देख रहे हैं 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और आप देखिए वहां कितने
अगर यहां पर आपको कहीं कोई आर्मी का कोई आतंकवादी दिखे तो आप बताइए। ये मासूम मासूम बच्चे जिनकी मौत हुई है, घायल हुए, दिखाइए जरा इन्हें। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं ये कातिल मुनीर की सच्चाई क्या है। ये पाकिस्तान जब अपनों को नहीं छोड़ रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, वहां के लोग आजादी का जश्न मना रहे थे और उन पर एयर स्ट्राइक कर दी गई। देखिए जरा इन लोगों को कैसे मारा गया है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है और आप देखिए सड़कों पर सेना ने गड्ढे खोदे हुए। दिखाइए जरा इन तस्वीरों को दिखाइए। ये पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो रहा है, ये मान ले दुनिया, और पाकिस्तान इसे रोक नहीं पाएगी। लेकिन दर्शकों आज मैं आपको बताता हूं बलूचिस्तान पर एयर स्ट्राइक इसलिए किए हैं क्योंकि जब जमीन पर पीएलए और पाक आर्मी आमने सामने आई तो पाक आर्मी भाग गई। सुनिए जरा बलूच नेता क्या कहते हैं। तुम्हारे हर ब्रिगेडियर का बेटा या लंदन में पढ़ रहा है या अमेरिका में पढ़ रहा है, आप हमें हिसाब दे दे, ये कमाई तुम्हारी तनख्वाह से है या बलूचिस्तान की लूटमार से है। एक जनरल को इख्तियार है वो सेंदक में अलॉटमेंट कर सकता है, एक ब्रिगेडियर को इख्तियार है वो शारग में अलॉटमेंट कर सकता है, वो यहां आके सब कुछ चला सकता है। लेकिन मारंग को बलोच बहन बेटी के होने के नाते भी गवादर जाने की इजाजत नहीं है। मंजूर पश्तून को बलूचिस्तान आने की इजाजत नहीं है। ये कहां का इंसाफ है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में इस समय ऐसे हालात हो गए हैं। आप देखिए मुनीर की फौज, उनकी पतलूनें टांग दी गई। ये पीओके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बलूचिस्तान तो जा चुका है हाथ से। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आपने पीओके की तस्वीर देखी और इधर टीटीपी के हमले लगातार जारी हैं और इतने हमले हो रहे हैं कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में देखे या फिर पीओके में देखे। दर्शकों सोचिए आप, इन्होंने इतने आतंकी पाले कि आतंकियों को ही पालते रह गए। ये अपने ही मुल्क में आम जनता को भूल गए और इसी वजह से बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषित कर चुका है। लेकिन आज आजादी के जश्न में धमाका कर दिया है मुल्ला मुनीर ने। 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का जश्न मनाया था। बलूचों के जश्न से परेशान मुनीर की फौज ने रात में एयर स्ट्राइक की। दर्शकों देखिए, पाकिस्तानी वायुसेना ने बुधवार तड़के बलूचिस्तान के कई हिस्सों में बमबारी की। पाकिस्तानी स्ट्राइक में 28 लोगों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 9 बच्चे हैं, 7 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। बमबारी की वजह से दर्जनों घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। पाकिस्तान इस हमले को विद्रोही गुट पर अटैक बता रहा है। आतंकवाद विरोधी अभियान में 5 लोगों के मारे जाने का भी दावा किया गया। बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने आम लोगों को टारगेट कर हमला किया। हमले में आम नागरिक मारे गए। पाक सेना झूठा दावा कर रही है, ये कहा गया। अब आपको बताएं दर्शकों, बलूचिस्तान में मुनीर की फौज के पैर उखड़ चुके हैं। 1 से 8 अगस्त के बीच बीएलए ने 38 बार पाक सेना पर अटैक किया और इन हमलों में 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। कई गाड़ियां इनकी जला दी गई हैं। जमीनी लड़ाई में पाक फौज बीएलए लड़ाकों का मुकाबला नहीं कर पा रही, ये सत्य है। ऐसे में ये क्या कर रहे हैं दर्शकों, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं बलूचिस्तान पर, कत्लेआम कर रहे हैं, महिलाओं को बच्चों को मार रहे हैं और यही इनकी सच्चाई है। ये ऐसे ही आतंकवादी रहेंगे। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इसको लेकर हमने बात की कर्नल शैलेंद्र से, वो क्या कहते हैं सुनिए। जिस तरीके का एलिमिनेशन पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है, बलूचों के खिलाफ कर रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हजारों के हिसाब से बलूच मारे जा चुके हैं। अरेस्ट कम होते हैं, गायब ज़्यादा होते हैं। तो क्या ये जेनोसाइड है या नहीं, मुझे लगता है दुनिया को दिखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जो अंधा है उसकी आंखें खुलनी चाहिए। ये वो कंट्री है जिसके लिए मानवता नाम का शब्द ही नहीं है। सिर्फ एक एम है, दमन चक्र चलाओ, लोगों को गायब करो, मारो। और मैं मान सकता हूँ उन्हें आप फ्रीडम नहीं देना चाह रहे हैं, बट क्या सिर्फ यही तरीका रह गया है? और मैं इसे जीनोसाइड इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप निहत्थे लोगों के ऊपर एरियल रेड्स करते हैं, एयर जो कि लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है, सो इससे और बड़ा दमन चक्र या जीनोसाइड और क्या हो सकता है? शेम ऑन यू पाकिस्तान। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, अभी तो बलूचिस्तान से ही पाकिस्तान परेशान है, पीओके से परेशान है, लेकिन अब एक और परेशानी आ गई है। दिखाइए जरा,
अब खबर यह है दर्शकों की उस परेशानी को खत्म कर दिया है पाकिस्तान ने। वो नाम है इमरान खान। इमरान खान की बहनों ने फिर सवाल किया है, क्योंकि वहां के कई पत्रकार दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया और ये दावा किया गया, लेकिन इमरान की बहनें सरकार से सवाल कर रही हैं। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया है बहनों ने, कोई सियासी बात बिल्कुल नहीं। लेकिन दर्शकों एक बहुत बड़ी खबर, अमेरिका की एंट्री हो गई है। मार्को रूबियो को कई अमेरिकी सांसदों ने खत लिखा है दर्शकों, चिट्ठी लिखी है और बाकायदा उस पर साइन किए गए हैं और उन्होंने लिखा है, पढ़िए आप, वी आर कंसर्न्ड अबाउट फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वो चिंतित हैं इमरान खान की सेहत को लेकर, क्योंकि खबर आ रही है कि उनको जेल में मार दिया है। अब ये कहां से खबर आई दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, पाकिस्तान के पत्रकारों ने यह दावा किया है, सुनवाइए जरा इन्हें क्या कहते हैं वजाहत साहब। GHQ बेस्ड ऑफिसर्स ने तीन ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. This is serious. If it's true, it's not. I hope it's not. सुना दर्शकों आपने, लेकिन सवाल यह कि इमरान का क्या हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले भी खबर आई थी, फिर काफी ज्यादा दबाव बढ़ा तो सरकार की तरफ से यह बताया गया कि इमरान स्वस्थ है। खबर तो यह भी आई थी कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन आखिर ऐसा इमरान के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान के पत्रकार हैं दर्शकों, वो दावा करते हैं। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर सनसनीखेज दावा हुआ। यह पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत, ये कहते हैं कि इमरान खान की मौत हो चुकी है। पत्रकार वजाहत खान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि सेना के 3 अधिकारियों ने मुझे इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान की जेल में ही मौत हो गई। इमरान को लेकर जारी अफवाहों के बीच उनकी बहनें मंगलवार को उनसे मिलने अदियाला जेल चली गईं, लेकिन बहनों को इमरान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। सवाल है कि इमरान जिंदा हैं, उनकी तबीयत ठीक है, या फिर उनकी मौत हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो परिवार वाले इमरान खान से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? मौत की अफवाह के बीच उनकी पार्टी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने कहा, खान के लिए 20 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरेंगे। पाक सरकार युवाओं के गुस्से को काबू में नहीं कर पाएगी। इमरान खान के परिवार और डॉक्टरों को उनसे नहीं मिलने दिया गया तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च निकालेंगे। खान की मौत की अफवाह के बीच पाक सेना ने भी बयान जारी किया। इमरान खान जिंदा हैं और अदियाला जेल में बंद हैं। सेना ने इसको जारी करते हुए दावा किया है कि इमरान खान जिंदा है। सुनिए साहब। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया गया, वकला को मिलने नहीं दिया गया, डॉक्टर्स नहीं गए। तकरीबन इमरान खान साहब को 8-9 महीने से मुसलसल आइसोलेशन में डाला हुआ है, तो हमें कुछ इल्म नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ अंदर क्या हो रहा है। यही जो है, So you think the urgency is there, SOS is there? आप समझते हैं कि इस वक्त अर्जेंसी है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, और इसलिए तो हमने कल जितनी भी इनकी बातें थी वो सब हमने गलत साबित की है। ये पहले कहते थे कि हम जो है इंतशारी सियासत करते हैं। 9 महीने से हम मुसलसल तमाम आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते अपना रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है हमने अपना आईनी और कानूनी रास्ता जो एहतजाज का है, पुरअमन एहतजाज आईन हमें इजाजत देता है, वो हमने अपनाया है। इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को आप पाकिस्तानी देखेंगे कि किस तादाद में निकलते हैं। अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान को अतिरिक्त 14 साल की सजा के कारण वो जेल में है, और अब तो पीटीआई के लोग ये कहने लगे हैं कि हमें इमरान खान के जिंदा होने का सबूत दो। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम सब सड़कों पर आ जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अमेरिका के 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो को लिख कर दिया है उनके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए। अब पाकिस्तान की आर्मी के हाथ पैर भूल गए हैं। मुनीर साहब अब कुछ भी कहने से जनता के डर के मारे बच रहे हैं। अब दर्शकों, मैं खबरों में आगे बढ़ूंगा।
और एक ऐसी खबर आपको दिखाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि आप कहां सफर करें, ट्रेन में करें, फ्लाइट में करें। क्योंकि खबर आई है कि पायलट तो गांजा पीकर सेट हो गया था और जेट हवा में लटक गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था दर्शकों, और क्यों ये दावा किया गया है? क्या रिपोर्ट आई है, दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा। ये याद है दर्शकों आपको, ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी, फुकेट से दिल्ली आ रही थी, लेकिन इसी दौरान फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ। और आपको बताएं, खबर यह है कि पायलट ने नशा किया हुआ था, उसने गांजा पी रखा था, यह खुलासा हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। उसी फ्लाइट में दर्शकों पूरा का पूरा कॉकपिट जो है टूटकर फर्श पर गिर गया था। इस पूरे हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और एकाएक 300 फीट नीचे आ गया था प्लेन। सोचिए आप क्या स्थिति रही होगी। अगली तस्वीर दिखाइए। अब सवाल ये दर्शकों कि आप जिसको सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल कहते हैं वो है फ्लाइट, लेकिन कभी इंडिगो का इंजन फेल हो जाता है। आज की घटना आपको बता रहा हूं, और ये भी आज की घटना है। स्पाइस जेट का एसी खराब हो गया, अब क्या करें अब बेचारे यात्री। और यहां आप देखिए, यहां तो हद पार हो गई है। एयर इंडिया का ड्राइवर गांजा पी के सेट। दिखाइए जरा, तीनों तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं स्पाइस जेट। ये आप देखिए, स्पाइस जेट की फ्लाइट में एसी नहीं चल रहा है, पूरी फ्लाइट पैक हो चुकी है। यात्री घबरा गए, कई यात्रियों को परेशानी हुई है। दिखाइए जरा क्या हंगामा हुआ उस दौरान, सुनाइए जरा। अब दर्शकों यहां देखिए, आप दावा किया गया कि यह महिला प्रेग्नेंट थी, इसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। 150 यात्री 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। दर्शक आप सोचिए, 1-2 घंटे नहीं, 6 घंटे, क्या स्थिति रही होगी। दिखाइए जरा इस तस्वीर को भी। लेकिन दर्शकों ये क्या हो रहा है, आप सोचिए जरा। और रिपब्लिक इस बात को पहले से कहता रहा है, जब तक इनकी मोनोपोली रहेगी दर्शकों, यानी 2-4 कंपनियां रहेंगी, तब तक यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा। और ये मोनोपोली टूटनी चाहिए, क्योंकि एयर इंडिया, इंडिगो, बस 1-2 फ्लाइट की वजह से ये हाल होता है दर्शकों यात्रियों के साथ। क्या हुआ दर्शकों, 4 अगस्त को बताता हूं। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ था। इस मामले में AAIB की जांच रिपोर्ट सामने आई है और इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएं, खुलासा यह हुआ कि फ्लाइट AI2379 का पायलट गांजा पिया हुआ था। प्लेन उड़ा रहे पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, जिसके बाद खबर आई कि पायलट गांजा पीकर फ्लाइट उड़ा रहा था। देख रहे हैं आप इसे। सूत्रों ने बताया कि प्लेन में पायलट अजीब सी हरकत कर रहा था। उड़ान के दौरान आरोपी पायलट बाथरूम गया और इस दौरान प्रोटोकॉल के तहत उसने कैबिन अटेंडेंट को बुलाया और प्रोटोकॉल के तहत कैबिन अटेंडेंट को अपनी सीट पर बैठाने के लिए कहा। कैबिन अटेंडेंट इस तरह के हालात को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट नहीं थी। इस दौरान एयरक्राफ्ट अचानक 300 फीट नीचे आ गया था। वहीं स्टॉल वार्निंग के बाद इस दौरान पायलट कॉकपिट के फ्लोर पर बैठा हुआ था। आपको बताएं, लैंडिंग के बाद पायलट ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, यह बताया गया, और पायलट को बैठने के लिए मदद की जरूरत पड़ रही थी। आपको बताएं, पायलट ने अपना यूरिन टेस्ट देने के लिए भी जांच अधिकारी की मदद ली। आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी वहां। यह पायलट जो दर्शकों सामने आया है, इसकी रिपोर्ट सामने आई है। अब दूसरे डोप टेस्ट में भी मैरिजुआना यानी गांजे की पुष्टि हो चुकी है। अब पूरे मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम कर रही है, जिसमें कहा गया है कि जल्द ही जरूरी एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन क्या एक्शन होगा? इसके पहले भी दर्शकों, इसके पहले भी हादसा हुआ था, क्या उसमें कोई एक्शन हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। शाम को 6 से 7 घंटे के बाद एयर इंडिया ने एक प्रेस रिलीज की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इस विमान की इंसिडेंट में ट्रांजिएंट टेक्निकल फेलियर्स हुए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसके अंदर इन लोगों ने कोई भी टर्बुलेंस की बात नहीं की थी। ये आप सभी लोग मान के चलिए कि तब तक एयर इंडिया की अथॉरिटीज़ के पास सारे
तकनीकी डिटेल्स उपलब्ध हो गए होंगे, तो 1 से 2 घंटे के अंदर इनको पूरी जानकारी हो गई थी और इन्होंने पूरी प्रोफाइल फ्लाइट में क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सबका संज्ञान ले लिया होगा। इसीलिए प्रेस रिलीज में किसी भी दूसरी बात का जिक्र ना करके ट्रांजिएंट टेक्निकल फेलियर की बात की गई थी। हम इस घटना के बारे में एयर इंडिया से सीधे जानकारी लेना चाहते थे। हम यह देखना चाहते थे कि वे इस मामले को अपनी तरफ से कैसे देख रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि मंत्रालय के लिए एविएशन में सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें किसी भी तरह से, चाहे रेगुलेटर हो, एयरलाइंस हो या कोई और, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पायलट की जांच का, उनसे मानसिक जांच, उनके वो कि कोई केस में ऐसे कोई नशा का सेवन तो नहीं किया, वो जो जांच है कहीं न कहीं वहाँ कमी आई गई है। और किसने अलाउ किया, वो फिट अगर वो हो, कैसे उनको फ्लाई करने की अनुमति दी गई है। तो ये सारी चीजें, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी चूक बहुत बड़ी घटना को दे सकती है। दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और आपको एक और खबर दिखाते हैं। रात में सूर्य ग्रहण की, दर्शकों बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, रात में सूर्य ग्रहण ये कैसे हो रहा है, आइए आपको समझाते हैं। करीब दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए। रात 9:04 से लगभग 1:28 तक सूर्य ग्रहण होने वाला है दर्शकों। और इसी सूर्य ग्रहण को लेकर यह खगोलीय घटना हो रही है। इसको लेकर कई जगह पर उत्साह है। कहां पर यह देखा जाएगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए आप, रूस, स्पेन और ग्रीनलैंड में यह देखा जाएगा दर्शकों। रात 11:16 पर अपने चरम पर होगा सूर्य ग्रहण दर्शकों। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर सूर्य ग्रहण कब कब होता है और भारत में जब रात हो रही होगी तब यह सूर्य ग्रहण होगा दर्शकों। यह कितना महत्वपूर्ण है, आखिर यह कैसे हो रहा है, इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य क्या क्या है, आइए आपको एक एक चीज की पूरी जानकारी देते हैं। यह तस्वीर आप देखिए दर्शकों। साल के दूसरे सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात 9:04 पर हो गई है, जबकि ग्रहण की समाप्ति देर रात 1:28 पर होगी। इस बार का सूर्य ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है, जबकि कहीं कहीं सूर्य ग्रहण दिखाई देगा दर्शकों। वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह के ग्रहण में चांद सूर्य को इस तरह से ढकता है जिससे सूर्य का बाहरी हिस्सा प्रकाशित रह जाता है और इस स्थिति में सूर्य एक आग के चमकते हुए कंगन की तरह दिखता है, कुछ इसी तरह दर्शकों। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहां इस वक्त रात है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में, कई शहरों में इसे देखना संभव भी नहीं होगा। वहीं सूर्य ग्रहण 70 से अधिक देशों में आंशिक रूप से देखा जाएगा। आपको बताएं, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीप देश इसमें शामिल हैं, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल 5 प्रमुख क्षेत्रों में दिखाई देना शुरू हो चुका है। सबसे पहले आता है ग्रीनलैंड, उसके बाद आता है आइसलैंड, पुर्तगाल, रूस और स्पेन इसमें शामिल है। ज्योतिष का क्या कहना है, यह भी सुन लीजिए कि इस दौरान भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा। आपको बताएं, सूतक काल और उसके धार्मिक नियम केवल तभी मान्य होते हैं जब सूर्य ग्रहण अपने इलाके में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दिन शुभ चतुर्ग्रही योग बन रहा है। ऐसे में सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा ये चारों ग्रह कर्क राशि में मौजूद रहेंगे, जिससे अलग अलग मेष, मिथुन, तुला और धनुष वालों को बम्पर लाभ मिलने वाला है। लाभ मिलेगा और इसको लेकर क्या कहा गया है, सुनिए जरा। स्पेन, रशिया और उनसे जुड़े हुए जितने भी जो क्षेत्र है, थोड़ा सा पुर्तगाल भी है, वहां पे आपको काफी विध्वंस भी देखने को मिल सकता है। जल्दी से बात करते हैं कि वो चतुर्ग्रही योग जो आज बन रहा है, जहां पे गुरु, सूर्य, चंद्रमा, बुध एक साथ बैठे हैं, तो चूंकि गुरु यहाँ उच्च राशि के होते हैं, तो निश्चित रूप से कर्क राशि का ग्रहण का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कर्क राशि को और कुंभ राशि को सबसे ज्यादा सावधानी इसमें रखनी चाहिए। साथ ही साथ में जिन राशियों के लिए बढ़िया योग बन रहा है, उसमें मैं आपको बोल सकता हूं कि एक तो मेष राशि है जिसके लिए ये ठीक रहेगा। उसके साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, कन्या राशि के लिए भी यहाँ पे अच्छे योग देखने को मिल रहे हैं। वृषभ राशि के लिए भी ये सामान्य और उत्तम फल देने वाला रहेगा। लेकिन
तो कई राशियों के लिए ये फलदायी रहेगा। बहरहाल दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भगवत गीता से। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहो। जो असफलता पर हताश नहीं होता, सफलता मिलने पर अहंकार भी नहीं करता, वही सच्चा योगी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया दर्शकों, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। को प्रेजेंटिंग हिंट थर्मल चमकी चाट प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिम। MDH का जलजीरा जीरा सिम। जीरा सिम, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH प्यास बुझाए, ठंडक लाए।